बिहार चुनाव में एनडीए ने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, सभी चौंक गए हैं। इनफैक्ट एनडीए को भी उम्मीद से बढ़कर जीत और सीट हासिल हो रहे हैं। एक बार आपको आंकड़ों से अवगत करा देते हैं। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी 92 सीट्स पर है, वहीं जेडीयू 82 सीटों पर है, आरजेडी को 25 सीट मिले हैं और एआईएमआईएम सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा लेकर आई है, जो कि 6 सीटें ओवैसी की पार्टी को भी हासिल हो चुके हैं। यानी महागठबंधन का सुपड़ा तो साफ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां हम बैठे हैं उन 10 चेहरों के बारे में बात करने के लिए जिनके बारे में बहुत बज़ बना था इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले और अभी भी बन रहा है। तो वैभव, शुरुआत करते हैं हम तेजस्वी यादव, महागठबंधन के सीएम का जो फेस था उसकी क्या स्थिति है और वादे और दावों के बीच अभी वो कहां खड़े हैं? तेजस्वी यादव, जैसा कि आपने बताया, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आरजेडी के उत्तराधिकारी लालू यादव के बाद वो अपना खुद का चुनाव हार रहे हैं राघोपुर से और अभी वो 5000 के करीब वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है, जो और आंकड़े आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो ये बता रहे हैं कि वो वहां पर 10,000 से भी ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। और बीजेपी के सतीश यादव उनको चुनाव हरा रहे हैं या कहें उन पर बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि सतीश यादव वही हैं जो 2010 में तेजस्वी यादव की माताजी राबड़ी देवी को यहीं से चुनाव हरा चुके हैं, यानी राघोपुर से ही। तो बहुत ही दिलचस्प ये राघोपुर के नतीजे आ रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि तेजस्वी यादव हार सकते हैं या हार की कगार पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से राघोपुर की जनता ने तेजस्वी यादव को टाटा बाय बाय कर दिया? मुझे लगता है कि अति आत्मविश्वास जो है वो भारी पड़ा है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव और आरजेडी को ऐसा लग रहा था कि राघोपुर में तो हम जीते ही हुए हैं, बाकी सीटों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसी बीच में राघोपुर में उन्होंने उतनी मेहनत की नहीं जितनी मेहनत की जरूरत थी। कार्यकर्ताओं को मनाना हो, लोगों के बीच में पहुंचना हो, और ऐसा कह सकते हैं कि बहुत हल्के में लिया था राघोपुर वाली सीट को कि ये तो हम जीतते ही आ रहे हैं। 2015 में जीते, 2020 में जीते, 2025 में भी जीत ही जाएंगे क्योंकि जातीय समीकरण हमारे पक्ष में है। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है और सतीश कुमार यादव वो चौंकाते हुए फिर से एक बार राघोपुर को जीतते हुए नजर आ रहे हैं 2010 के बाद 2025 में भी। बिल्कुल वैभव, इंटरेस्टिंग बात आपने ये बताई बिहार चुनाव के लिए कि जातीय समीकरण राघोपुर का बिल्कुल हिल गया है और बिहार के लिए एक ये बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार को हमेशा जातीय और उसी के आधार पर देखा जाता है कि जाति के आधार पर ही लोग वोट करते हैं। लेकिन अब अगला चेहरा है जिस पर हम बात करने वाले हैं, खेसारी लाल यादव, भोजपुरी का सबसे बड़ा चेहरा, और दम और दावे तो उनके इतने थे कि वो जीत चुके हैं। इनफैक्ट उनकी बड़बोली, उनकी बयानबाजियां बहुत सारी निकल कर आ रही थी। तो वैभव, उनकी क्या स्थिति है? देखिए, छपरा में खेसारी लाल यादव भी पीछे चल रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, भोजपुरी के बड़े वो स्टार माने जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते आए थे, उनके बहुत सारे गाने भी वायरल हो रहे थे और दावे तो ऐसे कर रहे थे वो कि तेजस्वी यादव बस बहुत जल्दी वो शपथ ग्रहण उनका होने वाला है। तो ये क्या नाम है इनका, खेसारी लाल यादव, ये शत्रुघ्न यादव इनका असली नाम है। वैसे जो फिल्मों में नाम है वो है खेसारी लाल यादव। ये पीछे चल रहे हैं अभी ये, और ये 2500 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं चुनाव आयोग के आंकड़े जो हैं उसके हिसाब से। और जो अभी टीवी स्क्रीन पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार ये अभी 7 से 8,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। मतलब ये अपना चुनाव हार सकते हैं। अगला नंबर भी अगला नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, तेज प्रताप यादव। अचानक से पार्टी से और घर से निकाल देना, जिसके बाद चुनाव में अगली अलग पार्टी बना लेना और उसके बाद से उनका सारा समर्थन और सारा प्रेम ऐसा सोशल मीडिया पर तो देख के लग रहा था कि जनता इस बार तेज प्रताप यादव के साथ एक पैर पर खड़ी है। लेकिन अचानक अभी क्या हुआ, सुनने में आ रहा है कि वो पीछे चल रहे हैं। एग्जैक्टली क्या अपडेट है तेज प्रताप यादव का? बिल्कुल, महुआ सीट को लेकर वैसे तो सभी के एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं और सभी के अनुमान और दावे भी गलत साबित हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा गलत साबित हुए वो महुआ सीट पर साबित हुए हैं। क्योंकि महुआ सीट पर लोग ऐसा कह रहे थे कि असली लड़ाई जो है वो मुकेश कुमार रोशन जो आरजेडी के हैं और तेज प्रताप यादव जो अपना दल बना के जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके बीच में है। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। तेज प्रताप यादव महुआ सीट पर तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और महुआ सीट वाले रिजल्ट से एक बात और पता चल रही है कि सोशल मीडिया के दावे और सोशल मीडिया का जो भौकाल होता है और जमीन की जो हकीकत होती है उसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो तेज प्रताप यादव बहुत ही बड़े अंतर से हार रहे हैं। वो 27,000 वोटों से भी पीछे हैं, तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। क्या कारण हो सकता है वैभव? बिल्कुल, देखिए, कारण तो वही है कि उनके पास इस बार लालटेन वाला निशान नहीं था। आरजेडी के टिकट पर तो लड़ नहीं रहे थे, अपनी नई पार्टी थी, उनका ब्लैक बोर्ड चुनाव निशान था। अब नए चुनाव निशान को लोगों तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, घर घर तक पहुंचाने में। और तेज प्रताप यादव ने क्या किया था कि अपना दल बनाया था तो 30 से ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। उन्होंने भी वही गलती की जो तेजस्वी यादव ने गलती की कि मेरी महुआ सीट तो निकल ही जाएगी, मैं एक काम करता हूं, बाकी लोगों के लिए ज्यादा प्रचार करता हूं। तो महुआ में वो कम वक्त बिताते थे और बाकी अलग सीटों पर, विधानसभा सीटों पर ज्यादा वो समय देते थे। इसी वजह से उनकी महुआ की सीट खुद ही चली जा रही है, तीसरे नंबर पर पहुंच गए वो। वैभव, लेकिन एक चीज मैं
यहाँ पर कहूंगी कि आपने कहा है लालटेन का जो सिंबल था उनके पास नहीं था, लेकिन लालटेन का सिंबल लेके लालू परिवार का चिराग जो है मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन के बैठा हुआ था महागठबंधन का, वो भी अपना सीट नहीं बचा पाया। तो लालटेन फैक्टर मुझे नहीं लगता है कि हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक बात और भी है कि अगर उनके पास लालटेन वाला निशान होता तो तीसरे नंबर पर नहीं रहती, वो दूसरे नंबर पर हो सकते थे, क्योंकि दूसरे नंबर पर अभी महुआ में आरजेडी वाले उम्मीदवार हैं। तो अगर उनके पास लालटेन वाला निशान होता तो वो पहले और दूसरे के बीच में उनकी लड़ाई होती, अभी तो तीसरे पहुंच गए हैं वो। बिल्कुल। अगला चेहरा हम बात करते हैं मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल चेहरा, अचानक से निकल कर आई कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। पहले बेनीपट्टी से नाम आया, बेनीपट्टी में उनको बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा, उसके बाद अलीनगर शिफ्ट किया गया, फाइनल उनका अलीनगर से हुआ। और अलीनगर पर भी उम्मीद लगा रहे थे लोग कि मैथिली ठाकुर को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल क्या स्थिति है उनकी? देखिए, मैथिली ठाकुर अभी आगे चल रही है, 7,000 से ज्यादा वोटों से वो अभी अलीनगर सीट से आगे चल रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि उनके टिकट को लेकर काफी ज्यादा विरोध हुआ था बीजेपी के संगठन के अंदर। बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था कि अलीनगर सीट पर ऐसे बाहरी उम्मीदवार को क्यों टिकट दिया जा रहा है। मैथिली के बारे में, वो लोक गायिका हैं, अभी बहुत कम उम्र है उनकी, अभी 25वां, अभी कुछ ही महीनों पहले पूरा किया है उन्होंने अपना 25वां साल उम्र का। तो वो अभी युवा हैं और वो पहली बार विधायक बनने जा रही हैं, ऐसा तो अभी तक के रुझानों में लग रहा है। विधायक बनने जा रही है, बड़ी बड़ी बात है। एक कम उम्र की लड़की जो लोक गायिका थी, पूरा सबने जिसको इग्नोर कर रहे थे, जनता ऐसा लग रहा था। बट चलिए अगली सीट पर बात करते हैं, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग सीट रहा है बिहार का, अनंत सिंह मोकामा। इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि चुनाव के ठीक पहले वहां पर गोलीकांड हो जाता है, एक बड़ा चेहरा जिस पर उनके ऊपर मर्डर का इल्जाम भी लगाया जाता है, अनंत सिंह जिनको रॉबिन हुड कहा जाता है, उनका क्या हाल है चाल है अभी उनके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, अनंत सिंह जो छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं मोकामा और बिहार की राजनीति में, वो बिहार की उन सीटों में से मोकामा इस समय ऐसी सीट है जहां पर सबसे बड़े अंतर से जीत होने जा रही है। कितना? अनंत सिंह अभी 24,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं और अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, यानी अभी मतों की गणना बहुत ज्यादा बाकी है। तो अभी भी उनकी लीड 24,000 से ज्यादा की है। जैसा कि आपने बताया कि दुलार चंद यादव की हत्या होती है, उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ता है, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, उनके समर्थकों पर आरोप लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है मोकामा सीट पर यह ध्रुवीकरण हो गया एक तरीके से भूमिहार जो वोट हैं वो पूरी तरह एक तरफ हो गए अनंत सिंह की ओर, और उनका जेल जाना एक तरह से उनके लिए सहानुभूति वाला वोट निकल कर आ गया। कार्ड चल गया उनका। उनकी जो छवि थी वो बरकरार रही और इनफैक्ट उन पर ज्यादा प्रो इनकम्बेंसी दिखाई पड़ गया है इस बार के चुनाव में, जो भी कारण रहे हों। जी, और मोकामा को लेकर एक बात और कि वो ही बिहार चुनाव में बहुत कम ही ऐसे उम्मीदवार थे जो नतीजे आने से पहले ही मिठाइयां बनवाना शुरू कर दिए थे। वैसे इंटरेस्टिंग रहा था मोकामा, क्योंकि उनकी जो ओपोनेंट है वीणा देवी भी वही काम कर रही थी, वो भी मिठाई बंटवा रही थी, वो भी ढोल नगाड़े बजवा रही थी, जीत का जश्न वो भी पहले से मना रही थी। जी, वो सूरजभान सिंह की पत्नी है। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह बिहार के दो बड़े बाहुबली रहे हैं अपने वक्त के, अभी भी माने जाते हैं। अभी भी तो धन बल है ही, वैसा वाला बल भले न रहा हो गैंगवार वाला या जो अलग होता था, लेकिन बाहुबल के जगह धन बल तो अभी भी दोनों के पास है। बिल्कुल। तो अब अगला जो चेहरा है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ओसामा शहाब। ओसामा शहाब का एक इंट्रोडक्शन देना जरूरी है क्योंकि शहाबुद्दीन के बेटे रहे हैं। शहाबुद्दीन, जो बिहार के जंगल राज की कहानी जब कही जाती है तो शहाबुद्दीन का नाम उसमें शुमार रहता है और टॉप लिस्ट में आता है। देश और दुनिया में प्रख्यात रहे, एमपी रहे, एमएलए रहे। अब उनके बेटे खड़े हैं रघुनाथपुर सीट, बिहार के सिवान जिले के रघुनाथपुर सीट से। तो ओसामा का क्या उनकी क्या स्थिति है अभी फिलहाल? देखिए, ओसामा साहब तो अपनी सीट जीत रहे हैं, 16,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं और बीजेपी के यहां से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार उतरे थे, बीजेपी के कोटे में सीट नहीं थी। उनका नाम है विक्रम कुमार सिंह, वो लड़ रहे थे, वो भी 16,000 से ज्यादा, विकास कुमार सिंह, वो 16,000 से ज्यादा वोटों से हार रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा, शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा साहब, इनके वजह से मुझे लगता है ये खुद तो चुनाव जीत रहे हैं लेकिन इन्होंने नुकसान कर दिया है आरजेडी का, महागठबंधन का। इसकी वजह यह है कि देखिए, शहाबुद्दीन का नाम लेके बीजेपी ने खूब ज्यादा चुनाव प्रचार किया, फिर चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे अमित शाह हो, उन्होंने इस नाम का खूब इस्तेमाल किया और लोगों को एक तरह से वोटरों के बीच में संदेश देने की कोशिश की कि देखो भैया, शहाबुद्दीन का बेटा चुनाव लड़वा रहे हैं आरजेडी वाले और ये फिर से वही वाला राज चाहते हैं। तो ओसामा साहब खुद की सीट जरूर जीत रहे हैं लेकिन मुझे लगता है इनके नाम की वजह से आरजेडी को नुकसान हुआ होगा, क्योंकि नतीजे जो दिख रहे हैं वो आरजेडी के पक्ष में तो बहुत ही बुरे नतीजे हैं उनके लिए। बिल्कुल, पहली बार चुनावी रण में उतरना और जीत की तरफ बढ़ना, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है सिवान के रघुनाथपुर सीट के लिए। अगला नाम है आनंद मिश्र का, जो कि बक्सर से लड़ रहे हैं और आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और इनका नाम अभी लाइमलाइट में नहीं आया है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, तभी भी बक्सर सीट से ही निर्दलीय के तौर पर खड़े हो गए थे। पहले बीजेपी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके बाद बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया, जिसके बाद इन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। बीजेपी
वहां से हार गई और इस बार बीजेपी ने उन्हें विधानसभा का टिकट दे दिया है बक्सर से, उनकी क्या स्थिति है? बिल्कुल, आनंद मिश्रा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। वो असम कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि लोकसभा चुनाव में वो निर्दलीय खड़े होते हैं, हारते हैं, उसके बाद वो जनसुराज में भी जाते हैं, कुछ समय तक जनसुराज में भी रहते हैं। फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव के एन मौके पर, ठीक पहले ही वो बीजेपी में आ जाते हैं। बीजेपी उनको अपना उम्मीदवार भी बनाती है और वो इस वक्त 22,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। 22,000 एक बड़ा नंबर, दूसरा ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग जीत उनकी अब पक्की है। अब क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही आनंद मिश्र के हमने मिथिलेश तिवारी का नाम लिया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दोनों आमने सामने खड़े थे, उसके बाद दोनों को समझा बुझा के विधानसभा में दोनों को अलग अलग सीटों से टिकट दे दिया है बीजेपी ने। जहां पर आनंद मिश्र को बक्सर से दिया था, वहीं मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर से दिया। बैकुंठपुर मिथिलेश तिवारी का क्षेत्र भी रहा है, क्योंकि वो वहां से पहले भी विधायक रहे हैं। पिछले चुनाव में मिथिलेश तिवारी हार गए थे, उसका कारण भी रहा था निर्दलीय प्रत्याशी का खड़े हो जाना, बहुत सारे कारण थे। लेकिन इस बार के चुनाव में उनकी क्या स्थिति है? देखिए, मिथिलेश तिवारी वो भी 14,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया, और बीजेपी की एक खूबी भी है कि इस बार उन्होंने ऐसा किया है कि दो लोकसभा चुनाव के दोनों प्रतिद्वंदियों को ही मैनेज कर लिया। एक को एक सीट दे दी और दूसरे को दूसरी सीट दे दी, और देखिए दोनों ही अपनी अपनी सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है, अभी दो बड़े चेहरे बचे हुए हैं जो दोनों ही बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, और सरकार में उप मुख्यमंत्री उनकी क्या स्थिति है? सबसे पहले विजय कुमार सिन्हा की बात करते हैं, जो लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, इनकी सीट पर वोटिंग के दौरान काफी विवाद हुआ था। इनकी आरजेडी एमएलसी से भिड़ंत भी हुई थी और गाड़ी शीशे तोड़ने काफी ज्यादा बवाल हुआ था, काफी मीडिया में चीजें आई थी। विजय कुमार सिन्हा फिर से जीत रहे हैं लखीसराय से, 14,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। इनके बारे में पिछले कई चुनाव से कहा जा रहा था कि ये मतलब 10-5,000 से आगे पीछे होते हुए आखिर तक अपनी सीट निकाल ही लेते हैं। तो इस बार भी निकालते हुए नजर आ रहे हैं, और काफी ज्यादा इस वक्त बीजेपी के जो मौजूदा नेतृत्व है केंद्र का, उसके भरोसेमंद माने जाते हैं। इनके बेटे की शायद शादी थी या सगाई थी, उसमें पीएम मोदी भी पहुंचे थे, कुछ महीने पहले की ही बात है। तो विजय कुमार सिन्हा फिर से चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। बिल्कुल। अगला चेहरा है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दूसरा उप मुख्यमंत्री जो है बिहार का, सम्राट चौधरी, जो कि इलेक्शन के पहले वो भी काफी चर्चा का विषय बन गए थे अपने एजुकेशन को लेके, अपनी डिग्री को लेके। तो सम्राट चौधरी, वैसे भी उनकी बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है, फिलहाल उनकी क्या स्थिति है उनके विधानसभा क्षेत्र में? सम्राट चौधरी अभी तारापुर से 25,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। 25,000, ये एक और बड़ा नंबर। जी, इनकी भी लगभग जीत तय मानी जा रही है। तारापुर वो क्षेत्र है जहां पर इनके पिताजी शकुनी चौधरी का भी एक जमाने में दबदबा रहा करता था। वो भी कई सारे दलों में रह चुके थे, आरजेडी में भी थे, कांग्रेस में भी थे। तो सम्राट चौधरी, जैसा कि आपने बताया, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। आरोप लगाने वाला एक नाम था प्रशांत किशोर। कई सारे दावे हुए उनकी ओर से कि ये पता नहीं कितने हत्याकांडों में संलिप्त थे, और उसके बाद इन फर्जी डिग्री लगाई इन्होंने, फर्जी अपने उम्र का सर्टिफिकेट बनवाया कि मैं नाबालिग हूं, तब जेल से छूटे। ऐसे तमाम इनके ऊपर आरोप लगे थे, लेकिन बीजेपी ने इनके ऊपर भरोसा जताया, इनको तारापुर से चुनाव लड़वाया, और ये अपना जन समर्थन साबित करते हुए दिख रहे हैं। 25,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त ये आगे चल रहे हैं, और लगभग अब मान के चलिए कि ये जीत चुके हैं वहां पर। तो वह कुल मिला के ये कह सकते हैं, इस बार के चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं, एग्जिट पोल भी धरा का धरा रह गया। एग्जिट पोल एनडीए को जिताकर भी एग्जिट पोल फेल हो गया, क्योंकि एनडीए ने जितनी सीट्स और जितनी बढ़त दिखाई है वो अनएक्सपेक्टेड था। दूसरा, अगर इस चुनाव ने ये भी सिखाया है कि बिहार अब जातिवाद से भी ऊपर उठकर वोट कर रहा है। तीसरा, इस चुनाव ने ये भी सिखाया है कि बड़ बोली अगर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उससे जनता को उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। जनता यानी अब सब देख रही, पब्लिक है भाई, सब जानती है। मुझे तो यही समीकरण लग रहा है इस बार के चुनाव का। आपको क्या लगता है कि एनडीए कितने सीटों तक पहुंच सकती है? अभी के हिसाब से 200 पार दिखाई पड़ रहा है एनडीए का। बिल्कुल 200 पार दिखाई दे रहा है। आपने बातचीत की शुरुआत में ही बताया था कि इतना तो बीजेपी को भी उम्मीद नहीं रही होगी। बीजेपी लीडरशिप, जो अमित शाह लगातार रैलियों में जाते थे, वो खुद कहते थे कि 160 तक रहेगी हमारी सीटें, 160 प्लस आएंगी, लेकिन इतना नहीं उनको पता था कि 200 तक जाने वाली है, 200 के पार भी आंकड़ा जाने वाला है। और जो एग्जिट पोल की भी आपने बात कही, उस पर तो एक तरीके से लोगों का भरोसा ही उठ रहा है। लोकसभा चुनाव में भरोसा उठा था, उसके बाद फिर 2-3 विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत भरोसा बना, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, लेकिन अब फिर से भरोसा उठ गया है, क्योंकि इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो नतीजे बिल्कुल भी किसी भी एग्जिट पोल से मैच नहीं कर रहे हैं। और जो लोगों के दावे थे कि महुआ में तेज प्रताप लड़ाई में है, वो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। जो कि हाट में लोगों को कहा जा रहा था कि सरफराज आलम लड़ाई में है, वो तीसरे नंबर पर हैं। तो मतलब आपके जो दावे थे या जो आपके जो अनुमान थे, वो अनुमान इस नतीजों में कहीं भी ऐसा कह सकते हैं कि उसका 15-20% भी कहीं ठीक होते हुए नहीं नजर आ रहा। एक और चेहरा रह गया है, मुझे लगता है उसके बारे में बात कर लेना चाहिए। ज्योति
पवन सिंह की जो वाइफ थी, आपको पता है कि ज्योति सिंह जो है, अभी पूरा बिहार का एक ट्रेडिशन है पीला सिंदूर लगाना नाक से लेकर सर तक। पति पत्नी में भले ही झगड़ा चल रहा हो, तलाक की बातें निकल कर आ रही हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हो, लेकिन ज्योति सिंह अपने पति के नाम पर चुनाव लड़ रही है। नाम इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि उन्होंने एक गाना भी बनवाया है कि पवन की कन्या करके गाना बनवाया है, और उस पे वो घूम रही हैं, वोट मांग रही हैं। काराकाट से विधानसभा क्षेत्र से वो खड़ी थी और उम्मीद जता रही थी, कभी उनका हर रोज उनका रोता हुआ एक वीडियो जरूर आ जाता था, जनता से अपील करता हुआ वीडियो आता था कि इस बार तो जिता दीजिए, एक मौका दीजिए। तो उनकी क्या स्थिति है ज्योति सिंह? बिल्कुल, ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और अभी तीसरे नंबर पर है, उनको 11,000 के करीब वोट मिले हैं। तो लड़ाई में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही हो, जैसा कि आपने बताया कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पहले से ही थी, वो चाहती थी चुनाव लड़ना। और जैसा कि पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो मेरे पास आई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे चुनाव लड़वाओ, लेकिन फिर वो जब प्रशांत किशोर के पास गई तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ बिहार की महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने आखिरकार पर्चा भर ही दिया था, और भरने के बाद जैसा कि आपने कहा कि बहुत इमोशनल होकर लोगों से वोट मांग रही थी कि देखो मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तमाम और बातें कहती थी वो, लेकिन नतीजों में और अत्याचार करने वाले के नाम से ही गाना बनवाकर वोट मांग रही है। बिल्कुल, लेकिन पवन की कन्या बिल्कुल नतीजों में लेकिन वो बहुत दूर नजर आ रही हैं। अभी 11,000 के करीब क्लियर और क्लैरिटी से इस बार बिहार को देख रही है और पब्लिक ने अपना मत दिखा दिया है। आंकड़े हम आगे भी लेकिन इसमें एक चीज और प्रशंसनीय होगी ज्योति सिंह की कि अपने दम पर एक महिला होकर वो 11,000 वोट लेकर आ रही है, तीसरे नंबर पर चुनाव में है। तो ये भी अपने हिसाब से एक अच्छी ही बात मानी जाएगी कि कहा जा रहा है इनके बारे में कि इनको महिलाओं ने काफी वोट दिया है। 11,000 वोट होंगे। उन्होंने जो उनका जो वोटिंग मार्केटिंग रहा है वही रहा है महिलाओं से ही, मतलब छोड़ी हुई स्त्री परित्यक्ता, ऐसा ही कुछ करके उन्होंने अपने फॉर्म में भी भरा था कि जो छोड़ी गई हुई स्त्री वो चुनाव लड़ रही है। तो उन्होंने अपना जो विक्टिम कार्ड खेला भी है इस बार, उसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। खैर, चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है, शाम तक सारे आंकड़े निकल कर आ जाएंगे, फाइनल जीत हार का तमगा भी सामने आ जाएगा। हम आपको सारा अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.